11th लेखा शास्त्र के अंतर्गत अब हम आते हैं आधारभूत शब्द। आधारभूत शब्द में व्यय, माल अथवा सेवाओं के उत्पादन करने एवं विक्रय करने हेतु उत्पन्न हुई लागतें व्यय कहलाती है। अन्य शब्दों में आगम को अर्जन करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए की गई लागतें व्यय कहलाती हैं। व्ययों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: बेचे गए माल अथवा सेवा की लागत, किराया, कमीशन, वेतन, मजदूरी आदि पर व्यय, मूल्यह्रास आदि। आय, आगम तथा व्यय के बीच की राशि के अंतर को आय कहा जाता है। अर्थात कुल आगम राशि में से कुल व्यय की राशि को घटा देने से जो प्राप्त अंतर की राशि होता है उसे ही आय कहा जाता है। इस प्रकार से आय बराबर आगम माइनस व्यय। आय की राशि लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। आय का संबंध वैसे तो चालू वित्तीय वर्ष से रहता है। इसके बाद आते हैं लाभ। किसी व्यावसायिक क्रियाओं के कारण जब आगम व्ययों की तुलना में अधिक हो तो अंतर की राशि लाभ कहलाती है। इस प्रकार से लाभ किसी व्यवसाय में एक विशेष अवधि में किए गए व्यावसायिक लेन देनों के परिणामों को सूचित करता है। लाभ से स्वामियों के व्यवसाय में विनियोग में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हानि। आर्थिक हानि आर्थिक लेन देन या आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाला घाटा व्यापारिक हानि कहलाता है। व्यापार में मनचाहा घाटा या कमी हानि होती है। हानि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, पूंजीगत हानि। जब किसी स्थायी संपत्ति की बिक्री से जो प्राप्त हानि होती हो, ऐसी हानि को पूंजीगत हानि कहते हैं। आगमगत या आयगत हानि। व्यापार के सामान्य संचालन या माल के क्रय विक्रय से होने वाली हानि आगम या आयगत हानि कहलाती है। तीसरा, सामान्य हानि। प्राकृतिक कारणों या माल के स्वाभाविक गुणों के कारण होने वाली हानि सामान्य हानि कहलाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल का उड़ना, कोयले का सूखना, सीमेंट का झड़ना आदि। चौथा, असामान्य हानि। असामान्य हानियों से आशय ऐसी हानियों से है जो आकस्मिक घटना या किन्हीं विशेष या विशिष्ट या असामान्य कारणों से उत्पन्न होती है जिसकी पूर्व में कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, दुर्घटना हो जाना या बाढ़ से होने वाली हानि को असामान्य हानि कहा जा सकता है। इसके बाद क्रय। व्यापार के लिए माल खरीदने को क्रय कहते हैं। नकदी में खरीदे माल को नगद क्रय और कुछ समय बाद चुकाने की शर्त पर खरीदने को उधार क्रय कहते हैं। किंतु व्यापार के लिए पूंजीगत संपत्ति खरीदना क्रय में शामिल नहीं होता। इसके बाद आते हैं क्रय वापसी। माल के क्रय के पश्चात जब उसे किन्हीं कारणवश वापस किया जाता है तो यह क्रय वापसी या बाह्य वापसी अथवा क्रय प्रत्यय कहलाता है। इसके बाद विक्रय। माल को मुद्रक के प्रतिफल में बेचने को विक्रय कहते हैं। जब नगद मूल्य लेकर विक्रय किया जाता है तो उसे नगद विक्रय तथा बेचे गए माल का मूल्य सौदे की तिथि से कुछ समय पश्चात भविष्य में प्राप्त हो तो इसे उधार विक्रय कहते हैं। अब हम आते हैं विक्रय वापसी। जब बेचे हुए माल को क्रेता किन्हीं कारणवश वापस करता है तो यह विक्रय वापसी या इसी को ही आंतरिक वापसी कहा जाता है। इसके बाद माल। लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उन वस्तुओं को ही व्यापार में माल कहा जाता है। इसमें उसी रूप में बेचने के उद्देश्य से अथवा बेचे जाने वाले वस्तु के निर्माण के लिए क्रय की वस्तुएं दोनों शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा मिल द्वारा खरीदा गया कपास, चावल मिल द्वारा खरीदा गया धान, फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी आदि व्यापार की दृष्टि से माल कहलाता है। इसके बाद रहतिया या इसे कोई स्कंध के नाम से जाना जाता है। रहतिया का अर्थ उस माल से है जो पुनः विक्रय के लिए
क्रय किया गया है और जो हिसाबी वर्ष के अंत में अनबिके रह जाता है, अर्थात जिन्हें अपन एक वर्ष की हिसाबी पुस्तकों में जब नहीं बेच पाते तो इसी को ही रहतिया के नाम से जाना जाता है। व्यापारी के पास जब वर्ष के प्रारंभ में शेष अनबिके माल प्रारंभिक स्कंध या रहतिया तथा वर्ष के अंत में शेष बचा हुआ माल अंतिम रहतिया कहलाता है। इसके बाद देनदार ऐसे व्यक्ति या संस्था जिन्हें माल, सेवा या नगद राशि उधार दी गई है तथा जिनसे राशि लेना बाकी है, यह तब तक देनदार कहलाएगा जब तक संपूर्ण राशि चुका नहीं देता। इन्हें अधमर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्थिति व्यापार में अधम होती है। इसके बाद लेनदार। लेनदार शब्द उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनसे उधार माल क्रय किया गया है परंतु उन्हें भुगतान नहीं किया जाता। उन्हें फर्म ने अभी भी कुछ रुपए देना है, जैसे कि गोविंद से 20,000 रुपये का माल उधार खरीदा गया। ऐसी दशा में जब तक उसे पूरा रुपये नहीं दिया जाता जब तक वह फर्म का लेनदार कहलाएगा। इसके बाद प्राप्ति पत्र। एक विनिमय विपत्र उस व्यक्ति के लिए प्राप्ति पत्र कहलाता है जो इसे लिखता है और स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात इसे वापस प्राप्त करता है। अतः प्राप्ति पत्र शब्द उन विनिमय पत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो देनदारों पर लिखे जाते हैं अथवा उनसे बेचान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे विपत्र में लिखित राशि भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर हमें प्राप्त होती है। इसके बाद देवी पत्र। एक विनिमय पत्र उस व्यक्ति के लिए देवी पत्र कहलाता है जो इसे स्वीकृत करता है और स्वीकृत करके इसे लेखक वापस कर देता है। अतः देवी पत्र शब्द उन विनिमय पत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो लेनदारों के पक्ष में स्वीकृत किए जाते हैं। ऐसे विपत्र में लिखित राशि भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर देय होती है। इसके बाद लागत। किसी वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के बदले दिए गए साधनों की राशि को लागत कहते हैं। दिए गए साधन या तो मुद्रा में हो सकते हैं या अन्य साधन भी हो सकते हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया गया हो। लागत व्यय को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। लागत व्यय की वह राशि जो कि एक निश्चित वस्तु अथवा क्रिया पर किया गया हो। उदाहरण के लिए मशीन की लागत में मशीनरी का क्रय मूल्य, भाड़ा तथा इसकी स्थापना के व्यय भी सम्मिलित किए जाएंगे। निश्चित वस्तु अथवा क्रिया कोई भी वस्तु, सेवा अथवा कोई अन्य क्रिया हो सकती है। व्यय की गई राशि भी वास्तविक अथवा वैचारिक हो सकती है, जैसे कि कच्चे माल पर खर्च की गई राशि वास्तविक व्यय है, जबकि वैचारिक व्यय उसे कहते हैं जो वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता परंतु फिर भी इसे व्यय माना जाता है, जैसे कि स्वयं के कारखाने का किराया, स्वयं की पूंजी पर ब्याज आदि। इसके बाद प्रमाणक। प्रमाणक एक ऐसा प्रपत्र है जो भुगतान करने का अधिकार प्रदान करता है और जिसके आधार पर व्यावसायिक लेन देनों को सर्वप्रथम लेखांकन पुस्तकों में लेखांकित किया जाता है। प्रत्येक लेन देन के लिए एक अलग प्रमाणक तैयार किया जाता है जो यह स्पष्ट करता है कि कौन सा खाता डेबिट किया जाना है और कौन सा क्रेडिट। प्रमाणक सभी फर्में अपने व्यवसाय के लिए अलग से छपवा लेती है, अतः प्रमाणक का प्रारूप भी सभी फर्मों में अलग अलग होता है। प्रमाणक लेखापाल द्वारा तैयार किया जाता है और प्रत्येक प्रमाणक पर क्रम संख्या लिख दी जाती है और इस पर फर्म के एक अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं। इसके बाद आते हैं बट्टा। बट्टा को ही छूट, डिस्काउंट या उपहार भी कहा जाता है। व्यापारी द्वारा अपने विभिन्न ग्राहकों को प्राप्य धन में कमी करने के रूप में जो रियायत या छूट प्रदान की जाती है उसे बट्टा, छूट, उपहार, कटौती और इंग्लिश में इसे डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। बट्टा को दो प्रकार से बांटा जाता है, व्यापारिक बट्टा
और दूसरा नगद बट्टा। विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल बेचते समय माल के अंकित मूल्य में दी जाने वाली रियायत या छूट ही व्यापारिक बट्टा कहलाता है। यह छूट ग्राहकों को अधिक से अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दी जाती है। इस बट्टे को बजट में ही कम कर दिया जाता है, तो इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। इस प्रकार से ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु दी जाने वाली अंकित मूल्य में से छूट या रियायत ही व्यापारिक बट्टा कहलाता है। इसके बाद आते हैं नगद बट्टा। व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल के भुगतान के समय भुगतान में दिया जाने वाला छूट नगद भुगतान कहलाता है। अन्य शब्दों में ग्राहक द्वारा नियत तिथि के पूर्व मूल्य का भुगतान करने पर जो छूट दी जाती है उसे नगद छूट कहते हैं। यह छूट शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दी जाती है। जैसे कोई विक्रेता एक सप्ताह में भुगतान करने पर 2% छूट देता है तो इसे नगद छूट कहा जाएगा। पुस्तकों में इस छूट की प्रविष्टि अवश्य ही की जाती है। इसके बाद व्यापार का स्वामी। व्यापार में पूंजी लगाने वाला व्यक्ति तथा व्यापार की हानि या लाभ का अधिकारी व्यक्ति व्यापार का स्वामी कहलाता है। जिस व्यापार का एक व्यक्ति स्वामी होता है उसको एकाकी व्यापार तथा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार को साझेदारी के नाम से जानते हैं। कंपनी की दशा में अंशधारी तथा सहकारी समिति में उसके सदस्य स्वामी होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रविष्टि। व्यावसायिक सौदे या लेन देन को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने को प्रविष्टि या लेन देन का लेखा कहते हैं। अर्थात जब किसी लेन देन अथवा घटना का लेखा पुस्तकों में विधिवत लेखा किया जाता है तो इसे प्रविष्टि करना कहा जाता है। इसके बाद डेबिट। जब किसी खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो इसे नाम डेबिट अथवा इसे कोई विकलन करना कहते हैं और अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में DR लिखते हैं। इस प्रकार से खाते को अंग्रेजी अक्षर के T भागों में बांट दिया जाता है। तो बायां पक्ष को नाम पक्ष कहा जाता है और दायां पक्ष को जमा पक्ष कहा जाता है। इसके बाद आते हैं क्रेडिट। जब किसी खाते के जमा पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो इसे जमा या क्रेडिट अथवा समाकलन करना कहते हैं। अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में इसे CR अर्थात क्रेडिट लिखा जाता है। इस प्रकार से अब आते हैं डूबत ऋण। ऐसे ऋण जिसकी वसूली देनदारों से किन्हीं कारणवश संभव न हो पाए अर्थात हमारी राशि डूब जाए तो इसे डूबत ऋण या अप्राप्त ऋण या अशुद्ध ऋण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लेखा पुस्तकें। जिन पुस्तकों में व्यापारी अपने समस्त व्यावसायिक सौदों का नियमानुसार लेखा जोखा रखता है उन्हें लेखा पुस्तकें कहते हैं। इसके बाद कमीशन। व्यापारिक व्यवहारों के निष्पादन के लिए एजेंट या प्रतिनिधि को दिया गया पारिश्रमिक कमीशन कहलाता है। इसके बाद व्यवसाय। आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया प्रत्येक वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन या क्रय विक्रय द्वारा लाभ की प्राप्ति, पेशा विशिष्ट व्यक्तिगत योग्यता के माध्यम से विशिष्ट कार्य का संपादन द्वारा आय अर्जन तथा सेवाएं जिनमें व्यापार या पेशा के कार्य संपादन हेतु सहायक सेवाओं जैसे बीमा, बैंकिंग, यातायात आदि के जो कार्य संपादन द्वारा हमें आय अर्जन करते हैं वे सभी व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।